हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी की जो उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज प्रैक्टिस करेंगे। और भूगोल विषय की प्रैक्टिस क्लास जो है मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले शुरू की है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 4 क्लासेस को कर लिया है और 4 क्लासेस में हम लोगों ने 30-30 प्रश्न जो है बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ हल किए हैं। आज की क्लास जो है आपकी ये भूगोल की 5वीं क्लास है और इस क्लास में भी हम लोग 30 प्रश्नों का भी प्रैक्टिस करेंगे व्याख्या के साथ। आज के जो प्रश्न होंगे वो देखिए भारत में मिट्टियों से संबंधित, उष्णकटिबंधीय या विभिन्न प्रकार के जो भारत में वनों के प्रकार हैं उनसे संबंधित, और उसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद अगली क्लास में उसी तरीके से हम लोग करते हुए चले जाएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों का जो टारगेट है वो आप लोगों को एग्जाम से पहले लगभग 1000 प्रश्नों का प्रैक्टिस करा देना है, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को करने में आपको बहुत आसानी होगी। और इसके साथ साथ आप लोग अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको करते रहिए और साथ में इन प्रश्नों को भी करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो जाएगी। चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। हाँ देखिए, आज देखिए हम लोग को भूगोल के प्रश्नों को सॉल्व करना है। और ये देखिए जो भूगोल के प्रश्न होंगे ये 60 प्रश्न होंगे और ये 60 प्रश्न देखिए किस किस टॉपिक से होंगे। मिट्टियों से, प्राकृतिक वनस्पति से, देखिए मिट्टी से, प्राकृतिक वनस्पति से, वन्य जीव अभयारण्य से, जैव विविधता से, पर्यावरण प्रदूषण से, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, और कृषि और फसलों से। यानी इतने सारे टॉपिक को मिला के आपके 60 प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो इन 60 प्रश्नों को हम लोग को पहले की ही भांति 30-30 प्रश्न करके 2 पार्ट में करना है। तो आज की क्लास में हम लोग चलिए शुरू किया जाए और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो देखिए सबसे पहले जो आपके प्रश्न हैं वो देखिए मिट्टी से रिलेटेड है। तो पहला प्रश्न देखिए आपका मिट्टी से रिलेटेड है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बनी, यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। तो पहला दिया है देखिए लाल मिट्टी, दूसरा दिया है लेटराइट मिट्टी, तीसरा दिया है काली मिट्टी और चौथा दिया है जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो मिट्टी बनी है वो जलोढ़ मिट्टी नहीं है, लेटराइट मिट्टी नहीं है, लाल मिट्टी नहीं है, बल्कि कौन सी है, काली मिट्टी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी होगा। व्याख्या क्या होगा कि काली मिट्टी को देखिए रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और यह मिट्टी कैसे बनी है, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से बनी है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अभी हम लोगों ने व्याख्या में देख ही लिया। तो यहाँ देखिए दिया है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए देखिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है, लेटराइट नहीं, जलोढ़ नहीं, लाल मिट्टी नहीं, बल्कि काली मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और यह कपास जैसी फाइबर फसलों के लिए काफी उपयुक्त होती है। इसके बाद फिर देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि लेटराइट मिट्टी किस तत्व में समृद्ध होती है, यानी लेटराइट मिट्टी जो है कौन कौन से तत्व उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। तो पहला देखिए दिया है लौह और अल्युमिनियम, दूसरा दिया है नाइट्रोजन, तीसरा दिया है कैल्शियम, चौथा दिया है फास्फोरस। तो देखिए जो लेटराइट मिट्टी होती है उसमें ये सब जो पोषक तत्व होते हैं बहुत कम होते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, लौह और अल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ये इसका राइट आंसर। ठीक, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ए। व्याख्या क्या होगी कि लेटराइट मिट्टी में लौह और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, सबसे उपजाऊ मिट्टी पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए दिया काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो देखिए सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो देखिए लेटराइट नहीं होती है, काली नहीं होती है, लाल नहीं होती, बल्कि कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद फिर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर सी है। व्याख्या क्या है कि जलोढ़ मिट्टी जो है
नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ गाद से बनती है और गंगा के मैदानों में सबसे उपजाऊ पाई जाती है। ठीक, इसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य लेटराइट मिट्टी के सबसे बड़े क्षेत्र से आच्छादित है? यानी कहा जा रहा है भारत के कौन से राज्य में लेटराइट मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए तमिलनाडु, दूसरा दिया है केरल, तीसरा दिया है कर्नाटक और चौथा दिया है उड़ीसा। तो लेटराइट मिट्टी देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में नहीं, केरल में नहीं, उड़ीसा में नहीं, बल्कि कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका सही उत्तर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी का अधिक विस्तार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी मिट्टी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी से ग्रसित होती है, यानी किस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए क्या क्या ऑप्शन है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है देखिए वो लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी नहीं बल्कि कौन सी है? लाल मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत कम पाया जाता है। देखिए इसका आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि लाल मिट्टी में लौह की मात्रा अधिक होती है परंतु यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में बहुत गरीब होती है, यानी इसमें इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अगला प्रश्न देखिए, अब ये वनों से है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? भारत के कौन से क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है पश्चिमी हिमालय, दूसरा दिया है पश्चिमी घाट, तीसरा दिया है थार मरुस्थल और चौथा दिया है उत्तरी मैदान। तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो देखिए ये पश्चिमी हिमालय में नहीं, थार मरुस्थल में नहीं, उत्तरी मैदान में नहीं, बल्कि कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप में वर्ष भर वर्षा होने के कारण सदाबहार वन ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि मानसूनी पतझड़ी वन सबसे अधिक विस्तार में कहाँ पाए जाते हैं? यानी मानसून वन जो है अपने देश में जो पतझड़ प्रकार के होते हैं कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए जम्मू कश्मीर, दूसरा दिया है मध्य प्रदेश, तीसरा दिया है राजस्थान और चौथा दिया है सिक्किम। तो भारत में जैसे सबसे ज्यादा जो पतझड़ी वन होते हैं वो देखिए जम्मू कश्मीर में नहीं पाए जाते हैं, राजस्थान में नहीं पाए जाते, सिक्किम में नहीं पाए जाते, बल्कि कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर बी। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या क्या होगा कि मध्य प्रदेश में मानसूनी पतझड़ी वन जिसमें टीक, साल इत्यादि पाए जाते हैं ये व्यापक रूप से वहां मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के शुष्क पतझड़ी वनों में सामान्यतः कौन सा वृक्ष पाया जाता है? यानी भारत का जो शुष्क पतझड़ी वन है उसमें कौन सा वृक्ष ज्यादा पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए सागौन, दूसरा दिया है चंदन, तीसरा दिया है शीशम और चौथा दिया है आबनूस। तो भारत में देखिए जो शुष्क पतझड़ी वन है उसमें सामान्यतः कौन सा है? आबनूस नहीं है, शीशम नहीं है, चंदन नहीं बल्कि सागौन है। तो ये वृक्ष ये पतझड़ी वनों में सामान्यतः जो है पाया जाता है। इसका देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या है कि सागौन के वृक्ष जो है शुष्क पतझड़ी वनों में पाए जाते हैं और विशेष रूप से यह मध्य भारत में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पूछा जा रहा है कि सदाबहार या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए हिमालयी क्षेत्र, दूसरा दिया है तटीय क्षेत्र, तीसरा दिया मरुस्थलीय क्षेत्र और चौथा दिया है पठारी क्षेत्र। तो देखिए जो मैंग्रोव वन होते हैं वो पठारी क्षेत्र में नहीं पाए जाते, मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं पाए जाते, हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाए जाते, बल्कि कहाँ पर पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फिर देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि मैंग्रोव वन जो है खारे पाने वाली जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर पाए जाते हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर बहुत सारे जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये देखिए राष्ट्रीय अभयारण्य नेशनल पार्क से संबंधित है।
इसमें देखिए पहला पूछा है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर कौन सा पशु पाया जाता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया बाघ, दूसरा दिया है सियाई सिंह, तीसरा दिया है हाथी, चौथा दिया है तेंदुआ। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में स्थित है और यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जो पशु पाए गए हैं या रखे गए हैं वो तेंदुआ, हाथी और बाघ नहीं बल्कि एशियाई सिंह या शेर हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर ये पशु जो है बहुत ज्यादा मात्रा में संरक्षित करके रखेगा। देखिए उत्तर क्या है, बी। व्याख्या क्या है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यहाँ पर एशियाई शेर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये इनका नेचुरल आवास है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, दूसरा दिया है असम, तीसरा दिया है मेघालय, चौथा दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखिए कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, मेघालय में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, असम में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। व्याख्या क्या होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी फेमस है और यह कहां पर है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यानी जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए उत्तराखंड, दूसरा दिया हिमाचल प्रदेश, तीसरा दिया है उत्तर प्रदेश, चौथा दिया है मध्य प्रदेश। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देखिए कहां पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहां पर है, उत्तराखंड में। ये देखिए पहले जब अब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उत्तराखंड में, तब इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया है तो वर्तमान में किसमें है, उत्तराखंड में। ये देखिए उत्तराखंड में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। देखिए आंसर क्या है, ये। व्याख्या क्या होगा कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना देखिए अंग्रेजों के शासनकाल में 1936 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में जो स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, तो पूछा जा रहा है किस लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन दिया देखिए हाथियों के लिए, दूसरा दिया है प्रवासी पक्षियों के लिए, तीसरा दिया है शेरों के लिए और चौथा दिया है बाघों के लिए। तो देखिए जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो देखिए बाघों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, शेरों के लिए नहीं है, हाथियों के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए है, प्रवासी पक्षियों के लिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए इसका राइट आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित यह उद्यान जो है प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आश्रय स्थल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया बारहसिंघा, दूसरा दिया रॉयल बंगाल टाइगर, तीसरा दिया एशियाई शेर सिंह और नीलगाय। तो देखिए जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो नीलगाय के लिए प्रसिद्ध नहीं है, एशियाई सिंह के लिए गिर था, बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध नहीं, बल्कि किसके लिए है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है यह पार्क जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है गुजरात, दूसरा दिया है मध्य प्रदेश, तीसरा दिया है राजस्थान और चौथा दिया है बिहार। तो देखिए रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात में नहीं, बल्कि कहां पर है, राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देखिए सवाई माधोपुर राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर जो है बाघ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए मध्य प्रदेश, दूसरा दिया है छत्तीसगढ़, तीसरा दिया है महाराष्ट्र और चौथा दिया है उड़ीसा। तो देखिए जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए इसका आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है और यह बारहसिंघा के लिए काफी प्रसिद्ध है, यानी बारहसिंघा यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जाए कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस शहर के पास स्थित है, यानी दाचीगाम नामक जो नेशनल पार्क है कौन से शहर के पास स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया है देखिए लेह, दूसरा दिया है श्रीनगर, तीसरा दिया है शिमला, चौथा दिया है जम्मू। ये दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान देखिए कहाँ है, जम्मू में स्थित नहीं है, शिमला में स्थित नहीं है, लेह में स्थित नहीं, बल्कि कहाँ पर है, श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीनगर शहर के पास यह स्थित है। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो श्रीनगर शहर के पास स्थित है। यह श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है और कश्मीरी हिरन यानी हंगुल के लिए काफी प्रसिद्ध है, यानी कश्मीरी हिरन यहाँ पर पाए जाते हैं जिनको हंगुल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, यानी पेरियार वन्य जीव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए तमिलनाडु, दूसरा दिया है केरल, तीसरा दिया है कर्नाटक और चौथा दिया है आंध्र प्रदेश। तो देखिए पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो देखिए कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं, बल्कि कहाँ पर है, केरल में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए राइट आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि पेरियार अभयारण्य जो है केरल के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और यह हाथियों के लिए काफी प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर हाथी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी पूछा जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है देखिए महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा दिया है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा दिया है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और चौथा दिया है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए जो अंडमान निकोबार में स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देखिए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बल्कि कौन सा है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। व्याख्या क्या है कि यह समुद्री जैव विविधता यानी कोरल रीफ, मछलियों, समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य मेगा विविधता वाला राज्य कहलाता है, यानी मेगा डाइवर्सिटी स्टेट के रूप में कौन सा कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया असम, दूसरा दिया केरल, तीसरा दिया मध्य प्रदेश, चौथा दिया तमिलनाडु। तो देखिए जो मेगा डाइवर्सिटी स्टेट के रूप में प्रसिद्ध है, तमिलनाडु नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, असम नहीं है, बल्कि कौन सा है, केरल। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सही उत्तर क्या है, बी। व्याख्या क्या है, केरल राज्य जो है पश्चिमी घाट का एक भाग है, यहाँ पर जैव विविधता की अत्यधिक प्रचुरता पाई जाती है, इसलिए इसे मेगा विविधता यानी मेगा डाइवर्सिटी स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध है। तो यहाँ देखिए क्या ऑप्शन दिया, पहला दिया पश्चिमी घाट, दूसरा दिया थार मरुस्थल, तीसरा दिया इंडो गंगा के मैदान और चौथा दिया है दक्कन का पठार। तो भारत में देखिए जैव विविधता की दृष्टि से जो काफी समृद्ध क्षेत्र है वो दक्कन का पठार नहीं है, इंडो गंगा का मैदान नहीं है, थार का मरुस्थल नहीं, बल्कि कौन सा है, पश्चिमी घाट। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि पश्चिमी घाट जो है विश्व के 8 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। ये क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर पौधों और पशुओं की हजारों विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं, इसी की वजह से इसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी किसके द्वारा इस शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए ईओ विल्सन, दूसरा दिया है नॉर्मन मायर्स, तीसरा दिया है चार्ल्स डार्विन और चौथा दिया है रेचल कार्सन। तो देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रेचल कार्सन ने नहीं, चार्ल्स डार्विन ने नहीं, ईओ विल्सन ने नहीं, बल्कि नॉर्मन मायर्स ने किया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए राइट आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर्स ने
जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी, जहां अत्यधिक विलुप्ति संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती है, यानी यहाँ पर जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो अत्यधिक विलुप्त के कगार पे हैं। ठीक, तो उन्हीं को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है, यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन दिया देखिए पश्चिमी घाट, दूसरा दिया है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा दिया हिमालय और चौथा दिया है थार का मरुस्थल। तो भारत का देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा नहीं है, तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है पश्चिमी घाट, यहाँ पूछा नहीं है नहीं तो नहीं है। देखिए पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र भी है तो ये भी नहीं होगा, हिमालय क्षेत्र भी है, थार का मरुस्थल जो है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि भारत के 3 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट जिसमें हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र शामिल हैं, थार का मरुस्थल इनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल है, यानी पूछा जा रहा है भारत का कौन सा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, दूसरा दिया है काजीरंगा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तीसरा दिया है जिम कॉर्बेट जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र और चौथा दिया है राजाजी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसमें से देखिए जो यूनेस्को की सूची में शामिल है वो देखिए राजाजी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, जिम कॉर्बेट नहीं है, काजीरंगा नहीं है, बल्कि कौन सा है, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का आपका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के सीमा पर स्थित है और इसको यूनेस्को की सूची में स्थान प्राप्त है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जैव विविधता की हानि का मुख्य कारण क्या है, यानी जैव विविधता का जो लॉस हो रहा है उसका कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया वनीकरण, दूसरा दिया आवास विनाश, तीसरा दिया है जैविक खेती, चौथा दिया है नियंत्रित चराई। तो देखिए जैव विविधता की हानि का मुख्य कारण वनीकरण नहीं, यानी पेड़ लगाने से जैव विविधता नहीं घटती है, जैविक खेती करने से नहीं, नियंत्रित चराई करने से नहीं, बल्कि किसकी वजह से, आवास का विनाश होने से, यानी जो जीव जंतु हैं उनके आवास का विनाश हो जाता है तो जैव विविधता की हानि होती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि मनुष्य के द्वारा जंगलों की कटाई, शहरीकरण और औद्योगिकरण से प्राकृतिक आवास जो है नष्ट हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जैव विविधता घट रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैव विविधता संरक्षण का उपाय है, यानी जैव विविधता को संरक्षित करने का उपाय कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया देखिए वनों की कटाई, दूसरा दिया अवैध शिकार, तीसरा दिया है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना और चौथा दिया है नगरीकरण। तो देखिए जैव विविधता के संरक्षण का उपाय इसमें से कौन सा है, वनों की कटाई नहीं, अवैध शिकार नहीं, नगरीकरण नहीं, बल्कि क्या करना है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करने से जैव विविधता का क्या होता है, संरक्षण होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए राइट आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जीवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र हैं ये जैव विविधता संरक्षण के प्रभावी उपाय है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि जैव विविधता से अभिप्राय है, यानी जैव विविधता से क्या अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए सभी जीवों की कुल संख्या, दूसरा दिया जीवों और पारिस्थितिकी तंत्रकों की विविधता, तीसरा दिया है केवल पशु और चौथा दिया है केवल पौधे। देखिए जैव विविधता का मतलब केवल पशु, केवल पौधे तो बिल्कुल नहीं होगा, सभी जीवों की कुल संख्या नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता, यानी इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है, उसी को कहा जाता है जैव विविधता। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। सॉरी सही उत्तर क्या है, बी। मैंने गलती से बता दिया, देखिए सी और डी तो नहीं होंगे, बी होगा। सही उत्तर बी। देखिए इसका आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि जैव विविधता में विभिन्न प्रजातियों, आनुवांशिक भिन्नताओं और पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता शामिल होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 29वां प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है
कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी कौन सी ऐसी प्रजाति है जो काफी संकटग्रस्त है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए बंगाल टाइगर, दूसरा दिया है महान भारतीय तिलोर, तीसरा दिया है मोर और चौथा दिया है हाथी। तो भारत में देखिए वह प्रजाति जो ज्यादा गंभीर है तो देखिए हाथी नहीं है, मोर नहीं है, बंगाल टाइगर नहीं है, बल्कि क्या है महान भारतीय तिमोर, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी इसका भी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। आंसर बी होगा। यह देखिए राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और यही जो है अत्यधिक विलुप्ति के कगार पर। ठीक, अब देखिए 30वां प्रश्न, और ये देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद जो बाकी के 25-30 प्रश्न है इस सीरीज का वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे के रूप में, इंटरनेशनल डे के रूप में किसको मनाया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया देखिए 22 मार्च, दूसरा दिया है 22 अप्रैल, तीसरा दिया है 22 मई और चौथा दिया है 5 जून। तो 5 जून को देखिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को नहीं मनाया जाता है, 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, 22 अप्रैल को देखिए पृथ्वी दिवस होता है। तो किस दिन मनाया जाता है ये 22 मई को, यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है सी। व्याख्या क्या होगा कि 22 मई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है ताकि जैव संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या के साथ हल किया, प्रैक्टिस किया, और मैंने अपने तरीके से आप लोगों को ये सब चीज़ों को बेहतर तरीके से कराने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। यदि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के ऑप्शन में या आंसर में आपको डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा या फिर सही से जवाब देने का प्रयास करूँ। लेकिन मेरे तरफ से पूरा प्रयास रखा गया है कि आपके किसी भी ऑप्शन या किसी भी आंसर में कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।